नमस्कार दोस्तों, CBLR एग्जाम 2021 के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। ये 3 वीडियोस की एक सीरीज है। 50-50 क्वेश्चंस को हम एनालिसिस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देखा है, सेकंड पार्ट आपके सामने है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक और उसको एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट पार्ट की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट कि आपको सर्च करने में इजी हो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है द ब्रांड रेट ऑफ ड्रॉबैक इज डिसबर्स्ड बाय। जो आपका ड्रॉबैक का डिसबर्सल होता है वो कौन करता है, पूछने का आशय ये है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। हमारे आंसर्स गलत होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम क्वेश्चंस को ही नहीं समझ पाते। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तब आप उसका करेक्ट आंसर देंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो ये कहता है कि कौन डिसबर्सल करता है। ऑप्शंस देखते हैं। ए कहता है कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर द मैन्युफैक्चरर सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। बी कहता है द कस्टम हाउस वेयर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड। सी कहता है DGFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। डी कहता है नन ऑफ दीज। देखिए जो आपको ड्रॉबैक मिलता है उसकी स्क्रूटनी और उसका डिसबर्सल उसी कस्टम हाउस से होता है जहां से आपका एक्सपोर्ट हुआ है, वहीं से स्क्रॉल बनता है। तो योर करेक्ट आंसर इज बी द कस्टम हाउस वेयर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 52। What is the different type of post clearance audit? पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट कहता है आपका ट्रांजैक्शनल बेस्ड ऑडिट, दूसरा कहता है आपका थीम बेस्ड ऑडिट, थर्ड वन इज प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट एंड ऑल ऑफ दीज। देखिए पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट जो होता है वो आपके क्लियरेंस होने के बाद जो ऑडिट होता है उसको हम पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट कहते हैं। पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट में ट्रांजैक्शन बेस्ड जो ऑडिट होता है वो उस क्लाइंट के हर ट्रांजैक्शन का ऑडिट होता है, कंप्लायंसेस का। ड्यूटी करेक्टली इंपोज हुई है नहीं हुई है, और उसके जो प्रॉपरली बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है नहीं हुई है, HS कोड करेक्ट था नहीं था। तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट में चेक की जाती हैं। सेकंड होता है आपका थीम बेस्ड ऑडिट। किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर मतलब कि मान लीजिए टॉयज इंपोर्टर है, उन्हीं का ऑडिट किया जाना है, तो ये थीम बेस्ड ऑडिट हो गया। या आपका एल्यूमिनियम फॉइल के जो इंपोर्टर्स हैं उनका ऑडिट किया जाना है, तो ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर सेक्टर का ऑडिट अगर किया जाता है तो उसको थीम बेस्ड ऑडिट कहते हैं। थर्ड होता है प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट। अब ये जो ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट जो है वो कस्टम हाउस में भी किया जा सकता है, और प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट जो है वो ऑडिटी की प्रेमाइसेस में जाके किया जाता है। तो ये 3 तरह के ऑडिट प्रिस्क्राइब्ड हैं कस्टम्स में। तो व्हाट इज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट? तो ये तीनों तरह के ऑडिट जो हैं वो टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 53। What is the correct sequence for deciding value of export goods as per custom valuation determination of value of export goods rules 2007? देखिए इंपोर्ट के लिए वैल्यूएशन रूल्स कुछ और है, एक्सपोर्ट के लिए वैल्यूएशन रूल्स कुछ और हैं, दोनों ही 2007 में बने हुए हैं। अब ये कहता है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू, देन वैल्यू बाय कंपैरिजन, देन कंप्यूटेड वैल्यू एंड रेजिडुअल मेथड। ऑप्शन ए कहता है
ऑप्शन बी कहता है वैल्यू बाय कंपैरिजन, ट्रांजैक्शन वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू, रेसिडुअल मेथड। थर्ड कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू, वैल्यू बाय कंपैरिजन, रेसिडुअल मेथड। डी कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू बाय कंपैरिजन, रेसिडुअल मेथड, कंप्यूटेड वैल्यू। देखिए करेक्ट सीक्वेंस जो है एज पर सीवीआर एक्सपोर्ट 2007, वो कहता है सबसे पहले आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, देन अगर डिसाइड नहीं हो पाती तो वैल्यू बाय कंपैरिजन, देन कंप्यूटेड वैल्यू को लिया जाएगा, देन रेसिडुअल मेथड सबसे लास्ट में आता है। इसलिए योर करेक्ट आंसर इज ए, ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू बाय कंपैरिजन। Coming to question number 54. Offences under Custom Act 1962 for which a person by general or special order of the Principal Commissioner, Commissioner of Custom can be arrested falls under section. इस क्वेश्चन में ये जानना चाहता है कि प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के स्पेशल या जनरल ऑर्डर के थ्रू कस्टम ऑफिसर्स को किन किन सेक्शंस में अरेस्ट करने का पावर है। सेक्शन 132 आपका कहता है फॉल्स डिक्लेरेशन, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। 133 जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ कस्टम्स के लिए होता है। 135 जो होता है वो एवेजन ऑफ ड्यूटी एंड प्रोहिबिशन के लिए होता है। एंड डी ऑल ऑफ दीज। देखिए 132, 133, 135 तीनों सेक्शंस में अरेस्टेशन के पावर कस्टम ऑफिसर्स को है। 134 में नहीं है, जो इसमें कवर नहीं होता, तो इसलिए योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 55, अ पर्सन टू बी सर्च्ड अंडर सेक्शन 102 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 शुड बी टेकन टू द नियरेस्ट। 102 में जिसकी सर्चिंग की जा रही है उस व्यक्ति को किसके पास ले जाना पड़ेगा। अब 102 में जिसकी सर्च की जानी है उस व्यक्ति को या तो गजेटेड ऑफिसर के पास या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा अगर वो व्यक्ति डिमांड करता है। तो 55 ऑप्शन ए कहता है नॉन गजेटेड ऑफिसर ऑफ कस्टम, ये गलत है। ऑप्शन बी कहता है गजेटेड ऑफिसर ऑफ कस्टम, ये सही है। ऑप्शन सी कहता है एनी ऑफिसर, ये इनकरेक्ट है। डी कहता है नन ऑफ दीज, ये भी इनकरेक्ट है। योर करेक्ट आंसर इज बी गजेटेड ऑफिसर ऑफ कस्टम। मजिस्ट्रेट की यहाँ बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ बात नहीं करेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 56, ऑन होम द पावर टू सर्च सस्पेक्टेड पर्सन अंडर सेक्शन 100 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 अप्लाइज टू। किस पे सेक्शन 100 अप्लाई होता है। ऑप्शन ए कहता है एनी पर्सन हु हैज लैंडेड और इज अबाउट टू बोर्ड और इज ऑन बोर्ड एनी वेसल विद इन द इंडियन कस्टम्स वाटर। एनी पर्सन, बी कहता है एनी पर्सन इन कस्टम एरिया। सी कहता है एनी पर्सन हु हैज लैंडेड फ्रॉम और इज अबाउट टू बोर्ड और इज ऑन बोर्ड ए फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट। ये तीनों ही कंडीशंस सेक्शन 100 का पार्ट है। कोई भी व्यक्ति जो कस्टम एरिया में है, जो कहीं आने वाला है, जाने वाला है, आ रहा है, जा रहा है, उसको कस्टम ऑफिसर जो है वो सर्च कर सकता है अगर ही हैज रीजन टू डाउट। तो ये तीनों ही कंडीशंस सही है, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 57, which section of the Custom Act 1962 empowers the proper officer of customs to stop and search conveyances? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कस्टम एक्ट से आया है। अब देखिए 106 जो है वो कहता है कि स्टॉप एंड सर्च कन्वेंसेस। ऑप्शंस देखते हैं, ए कहता है 105, बी कहता है 107, सी कहता है 106 एंड डी कहता है 106A। योर करेक्ट आंसर इज सी 106। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 58, under power to stop and search conveyances under the Customs Act 1962 the proper officer में 106 में, सेक्शन 106 में प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, कौन कौन से फंक्शंस कर सकता है।
ऑप्शन ए कहता है रमेश एंड सर्च एनी पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट व्हीकल और वेसल, मतलब किसी भी तरह से सर्च कर सकता है एयरक्राफ्ट व्हीकल और वेसल की, बिल्कुल कर सकता है। बी एग्जामिन्स एंड सर्च एनी गुड्स इन द एयरक्राफ्ट व्हीकल और वेसल और ऑन द एनिमल, किसी भी तरह से कोई ऐसा माल जो छुपाया हुआ हो सकता है एयरक्राफ्ट में, व्हीकल में, वेसल में और एनिमल पे, तो उसको ढूंढ सकता है, बिल्कुल ढूंढ सकता है। सी कहता है ब्रेक्स ओपन द लॉक ऑफ एनी डोर और पैकेज इफ द कीज आर विदहेल्ड। कई बार क्या होता है कि चाबियां छुपा देते हैं लोग कि जी हमारे पास चाबी नहीं है इसकी, किसी पैकेज की, किसी लॉक की, तो कस्टम ऑफिसर उसको तोड़ सकता है। तो ये भी पावर्स 106 में उसको है। ये तीनों ही पावर्स ए बी सी किसी प्रॉपर ऑफिसर को हैं, इसलिए डी ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 59, under power to screen or x-ray bodies of suspected persons for detecting secreted goods, the proper officer may detain such person and produce him her before the nearest। अब देखिए ये कहता है किसी संदिग्ध व्यक्ति की स्क्रीनिंग या एक्सरे के द्वारा छुपाए हुए माल का पता लगाने के लिए उचित अधिकारी उस व्यक्ति को किस निकटतम अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकता है, किसके पास ले जाना पड़ेगा उसको। 103 में देखिए देयर इज ए माइनर डिफरेंस बिटवीन 102 एंड 103। इन 102 द डाउटफुल पर्सन विल डिमांड के आई शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर गजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, ही विल डिमांड। बट in 103 when it is determined that he have secreted something inside his body, then proper officer need to present him to the nearest magistrate. It is specifically enumerated. Then your options are A gazetted officer of custom, B magistrate, C non-gazetted officer of customs, D none of these. Your correct answer is B magistrate. Coming to question number 60, under section 111 of the Customs Act 1962, which of the following goods brought from a place outside India shall be liable to be confiscation? Confiscation की के grounds की बात करता है अंडर सेक्शन 111 में, कौन कौन से ग्राउंड्स पे कोई माल कॉन्फिस्केबल हो जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं। ए एनी ड्यूटीएबल और प्रोहिबिटेड गुड्स फाउंड कंसील्ड इन एनी मैनर इन एनी कन्वेयंस, अगर छुपाया हुआ मिला किसी भी तरह से कोई प्रोहिबिटेड गुड्स किसी भी कन्वेयंस में, तो ये प्रोहिबिटेड गुड्स हमेशा ही कॉन्फिस्केबल होता है। तो ये ग्राउंड्स सही है, 111 में दिया हुआ है। बी देखते हैं, एनी ड्यूटीएबल और प्रोहिबिटेड गुड्स ब्रॉट इनटू बे, गल्फ, क्रीक और टाइडल रिवर for the purpose of being landed at a place other than a custom port, any dutiable or prohibited goods found concealed in any manner in any package either before or after the unloading thereof, all of these। देखिए ये तीनों ही ए बी सी जो आपके ऑप्शंस हैं वो तीनों ही 111 में कवर होते हैं, तो इसलिए योर करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, under the Customs Act 1962 the penalty for short levy or non levy of duty in certain cases is imposed under which section? नॉन लेवी ऑफ ड्यूटी, शॉर्ट लेवी ऑफ ड्यूटी के केस में किस सेक्शन में पेनल्टी लगाई जा सकती है कस्टम एक्ट में? ऑप्शंस आर 114 डबल ए, 116, 114 ए, 114। योर करेक्ट आंसर इज 114 ए। 114 में अप टू वैल्यू ऑफ द शिपमेंट तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। Coming to question number 62, section 120 of the Customs Act 1962 deals with, section 120 of Custom Act किसके बारे में बात करता है?
ए कहता है कॉन्फिस्केशन ऑफ पैकेजेस एंड देयर कंटेंट्स, इसके बारे में बात नहीं करता। बी कहता है कॉन्फिस्केशन ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ स्मगल्ड गुड्स, इसके बारे में भी बात नहीं करता। सी कहता है कॉन्फिस्केशन ऑफ स्मगल्ड गुड्स नॉट विथस्टैंडिंग एनी चेंज इन फॉर्म एटसेट्रा, इसी के बारे में बात करता है सेक्शन 120 की ये हेडिंग है, कॉन्फिस्केशन ऑफ स्मगल्ड गुड्स नॉट विथस्टैंडिंग एनी चेंज इन फॉर्म एटसेट्रा। एंड डी कहता है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स यूज्ड फॉर कंसीलिंग स्मगल्ड गुड्स। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, क्योंकि 120 की हेडिंग ही यही है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 63, एन एप्लीकेशन इन सेटलमेंट कमीशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ इफ, एप्लीकेशन जो है वो सेटलमेंट कमीशन में डिस्पोज की जाएगी अगर द एप्लीकेंट हैज फाइल्ड ए बिल ऑफ एंट्री। देखिए ये एलिजिबिलिटी की बात करता है, कब आप सेटलमेंट कमीशन में जाने के हकदार होते हैं। तो हकदार आप तभी होंगे जब आपने बिल ऑफ एंट्री या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल किया होगा। तो द एप्लीकेंट हैज फाइल्ड ए बिल ऑफ एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। दूसरा, नो एप्लीकेशन इज पेंडिंग इन द अपीलेट ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट, अगर कोई मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल या किसी कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब वो अपील में अगर है, तो वो सेटलमेंट कमीशन में नहीं जा सकता, ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। एंड सी इज no application has been made for the interpretation of the classification of goods under the Custom Tariff Act 1975। और थर्ड वन इज सेटलमेंट कमीशन में इंटरप्रिटेशन के लिए आप नहीं जा सकते, क्लासिफिकेशन के इंटरप्रिटेशन के लिए आप वहां सेटलमेंट करने के लिए जाते हो। तो ये तीनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, कोई व्यक्ति तब सेटलमेंट कमीशन में जा सकता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। Coming to next question number 64. When can an application in the settlement commission be withdrawn? कब विड्रॉ की जा सकती है सेटलमेंट कमीशन से एप्लीकेशन? ए कहता है विद इन 7 days ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, आवेदन देने के 7 दिवस के अंदर। बी कहता है इट कैन नॉट बी विड्रॉन बाय द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट इसको विड्रॉ नहीं कर सकता। सी कहता है विद इन 14 days ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, आवेदन देने के 14 days में। और डी कहता है नन ऑफ दीज। सेक्शन 127 बी का 4th क्लॉज जो कहता है वो ये कहता है कि सेटलमेंट कमीशन में एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, इट कैन नॉट बी विड्रॉन बाय द एप्लीकेंट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। The power of settlement commission under the Customs Act 1962 to order provisional attachment to protect revenue are vested under which section? किस सेक्शन में प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है सेटलमेंट कमीशन योर प्रॉपर्टी ऑफ योर प्रॉपर्टी? वो सेक्शन है 127D। ऑप्शन ए है 127F, बी है 127C, सी 127D and D 127G. Your correct answer is C 127D. Coming to next question number 66. The order of settlement commission passed in respect to which matter is correct? किस मामले में सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर पास किया हुआ, नीचे लिखे हुए किन मामलों में सही है? कैन बी रीओपन्ड बाय इटसेल्फ, अपने आप पुनः खोला जा सकता है, फिर से खोला जा सकता है, नहीं खोला जा सकता। कैन बी रीओपन्ड अंडर कस्टम एक्ट 1962, बिल्कुल नहीं खोला जा सकता फिर से। कैन बी रीओपन्ड इन सी स्टेट, सी स्टेट में भी नहीं खोला जा सकता। कैन नॉट बी रीओपन्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स, योर करेक्ट आंसर इज डी, कैन नॉट बी रीओपन्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स, क्योंकि 127 का जे सेक्शन जो है वो कहता है कि वंस द ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट कमीशन इज पास्ड दैट कैन नॉट बी रीओपन्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स, कहीं भी नहीं खोला जा सकता। एक बार फाइनल तो फाइनल। 67 देखिए, द प्रोसीडिंग्स बिफोर सेटलमेंट कमीशन आर, सेटलमेंट कमीशन में जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी
वो किस नेचर की होंगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स होंगी, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं होगी। आपका सेक्शन 127 का एम कहता है कि सेटलमेंट कमीशन की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी। योर करेक्ट आंसर इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 68, whether applicant under section 127G of the Customs Act 1962 is entitled to inspect or obtain copies of any report made by any officer of customs to the settlement commission from the custom department। ये कहता है कि एप्लीकेंट को क्या ये पावर है सेटलमेंट कमीशन में जाके उन रिपोर्ट्स की कॉपी देख सके जो कि डिपार्टमेंट ने सेटलमेंट कमीशन को फर्निश की है। तो 127G जो सेक्शन है उसमें ये प्रोविजन है कि एप्लीकेंट उन कॉपीज को नहीं देख सकता। वो कब देख सकता है? जब सेटलमेंट कमीशन चाहे। उसका डिस्क्रिशनरी पावर है सेटलमेंट कमीशन का कि वो देखने दे या ना देखने दे। और वो कब देखने देगा? जब उसको लगता है कि ये जरूरी है इस एप्लीकेंट का देखना रिपोर्ट को। तो 68 के ऑप्शंस देखते हैं। नॉट एंटाइटल्ड, अंडर आरटीआई, बी कहता है, सी कहता है यस एंटाइटल्ड, डी कहता है बाय मेकिंग ए रिप्रेजेंटेशन। योर करेक्ट आंसर इज ए, नॉट एंटाइटल्ड। एंटाइटलमेंट उसको नहीं है अपने आप से देखने का जब तक कि सेटलमेंट कमीशन खुद नहीं कहता है। 69, the appellate tribunal C-State has been constituted by the central government under the Customs Act 1962 under which section? C-State का जो गठन हुआ है वो किस सेक्शन में हुआ है? सभी को पता है C-State जो बना है सेक्शन 129 में बना है। ऑप्शन ए इज 128, बी इज 127, सी इज 129, डी इज 130। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, 129। Coming to question number 70, in order to conform to the principles of natural justice while issuing show cause notice under section 124 of the Customs Act 1962, what will be the essential ingredients of a show cause notice? शो कॉज नोटिस के इनग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए जिससे कि वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का पालन कर पाए? एक कहता है इट मस्ट मेंशन ग्राउंड्स फॉर टेकिंग एक्शन। ग्राउंड्स उसमें स्पेसिफाई होने चाहिए कि ये जो नोटिस इशू हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपने ऐसा क्या कर दिया है। बी, गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ग्राउंड्स, उसको रिप्रेजेंट करने का उन ग्राउंड्स के अगेंस्ट में एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सी कहता है गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर, उसको व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर मिलना चाहिए। और डी, ऑल ऑफ दीज। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे उसके राइट्स हैं, उसको मिलने चाहिए। सेकंड पार्टी जिसके अगेंस्ट में आपने जिसके अगेंस्ट में एक्शन लेना प्रपोज किया है उसके ये राइट्स हैं अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 71, whoever makes false declaration or submit false documents in the transaction of any business relating to customs shall be punishable with। कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट फॉल्स डिक्लेरेशन देता है उसको कितनी सजा हो सकती है कस्टम एक्ट में? देखिए इसको रेगुलेट करता है सेक्शन 132। 132 कहता है कि उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। ऑप्शंस आर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। ये इनकरेक्ट है, इसमें 1 साल की बात करता है, विद फाइन ओनली, ये भी इनकरेक्ट है। सी देखिए इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ, ये करेक्ट आंसर है सी एंड डी, नन ऑफ दीज। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. Coming to question number 72, under provisions of section 138A of the Custom Act 1962, culpable mental state includes, अब देखिए ये culpable mental state जो होती है वो दोषी मानसिक स्थिति होती है
जो कल्प्रिट होता है, कल्प्रिट वाली मानसिक स्थिति जो है वो 138 में डिफाइंड है। उसके बारे में बात करता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड्स है। पहला आपका इंटेंशन, अगर आपका इंटेंशन कुछ गलत करने का है वो वाली बात। देन नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स एंड बिलीफ इन, जो उसको फैक्ट्स और फिगर्स पता है उसके बारे में। देन रीजन टू बिलीव, और विश्वास करने का कोई कारण हो। एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके कल्पेबल मेंटल स्टेट के, ये तीनों हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 73, the offenses by companies under the Custom Act 1962 are dealt under which section? कंपनीज के ऑफेंसेस जो है सेक्शन 140 कवर करता है। योर ऑप्शंस आर ए 140, बी 138, सी 127, डी 131। योर करेक्ट आंसर इज ए 140। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 74, कन्वेयंसेस एंड गुड्स इन ए कस्टम एरिया आर सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ whom? कस्टम एरिया में किसके कंट्रोल में कन्वेयंसेस और माल होता है? तो ए देखिए, कस्टोडियन ऑफ गुड्स, कस्टोडियन के कंट्रोल में। बी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सीआईएसएफ के कंट्रोल में। सी ऑफिसर ऑफ कस्टम्स, एंड डी नन ऑफ दीज। एज पर कस्टम एक्ट, कस्टम एरिया में जो भी माल होता है वो ऑफिसर्स ऑफ कस्टम्स के कंट्रोल में होता है, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज सी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 75, which of the following under section 138C of the Custom Act 1962 is admissible as evidence? एविडेंस किस किस को माना जा सकता है एज पर 138C? ऑप्शन ए इज ए माइक्रोफिल्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कोई माइक्रोफिल्म हो किसी डॉक्यूमेंट की। ए फैसिमाइल कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट, फैक्स कॉपी हो किसी डॉक्यूमेंट की। स्टेटमेंट कंटेंट इन ए डॉक्यूमेंट एंड इंक्लूडेड इन ए प्रिंटेड मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो भी जनरेट हुआ है उसके स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्स वो, या ऑल ऑफ दीज। 138C जो है इन तीनों चीजों को मान्यता देता है एज ए एविडेंस। तो योर करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 76, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कस्टम of the section 143AA of the Custom Act 1962, the CBIC may simplify or provide different procedures etc. in order to। 143 का बड़ा उपयोग हुआ था अभी कोविड के टाइम पे। आप पुराने नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे आपको 143AA का रेफरेंस मिलेगा। तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करता है। ए मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। दूसरा एक्सपीडिएट क्लियरेंस रिलीज ऑफ गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्लियरेंस को गति प्रदान करने के लिए, एक्सपीडाइट करने के लिए, तेजी से क्लियरेंस हो उसके लिए। रेड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग गुड्स, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को घटाने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, या डी ऑल ऑफ दीज। देखिए जो 143AA है उसमें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए डिफरेंट प्रोविजंस करने के पावर्स जो है वो दिए हुए हैं सीबीआईसी को। तो ये तीनों ग्राउंड्स हैं उसमें, और आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑल ऑफ दीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 77, द लाइसेंस फॉर कस्टम्स ब्रोकर अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962 इज इश्यूड अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच सेक्शन? सेक्शन 146 के प्रोविजंस में आपको लाइसेंस मिलता है कस्टम ब्रोकर का। योर ऑप्शंस आर ए 141, बी 146, C 149, D 136. Your correct answer is B 146. Coming to question number 78,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो कहता है इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपको वो करेक्ट नहीं ढूंढना है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है इनमें से। अमेंडमेंट इन ए बिल ऑफ एंट्री कैन बी डन बिफोर क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स के क्लियरेंस के पहले अमेंडमेंट बिल ऑफ एंट्री में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो ये करेक्ट है, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अमेंडमेंट इन शिपिंग बिल कैन बी डन बिफोर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स एक्सपोर्ट होने के पहले शिपिंग बिल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इनकरेक्ट हमें ढूंढना है। अमेंडमेंट इन बिल ऑफ एंट्री कैन बी डन आफ्टर क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखिए एक बार क्लियरेंस हो चुका, उसके बाद जब अमेंडमेंट होगा तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का होना आवश्यक है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। अब ये कहता है आपका जो स्टेटमेंट कहता है अमेंडमेंट इन बिल ऑफ एंट्री कैन बी डन आफ्टर क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो यही हमारा आंसर है, ऑल ऑफ दिस, तो योर करेक्ट आंसर इज सी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज आर ऑन बोर्ड ई-संचित एप्लीकेशन अंडर स्विफ्ट प्रोग्राम एज ऑन 30th of December 2020। 30th December 2020 तक 53 गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज जो हैं वो स्विफ्ट का पार्ट बन चुकी थी, तो योर करेक्ट आंसर इज सी 53। ऑप्शंस आर ए 51, बी 50, सी 53, डी नन ऑफ दीज, सो योर करेक्ट आंसर इज सी 53। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 80, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ज्यूरिडिक्शन of claim of duty exemption or fulfillment of CCR compulsory compliance requirement are to be mandatorily uploaded in e-संचित along with bill of entry with effect from। देखिए दो एडवाइजरी आई थी कस्टम्स की। कस्टम्स कहता है कि आपके पास अगर कोई लाइसेंस है, किसी आइटम के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको बिल ऑफ एंट्री के साथ वो लाइसेंस की कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी। कोई एनओसी आपको बिफोर इंपोर्टेशन चाहिए तो आपको वो एनओसी अपलोड करनी पड़ेगी। जितने भी कंपलसरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्री, अगर एडीसी की रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस चाहिए, तो वो लाइसेंस की कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, बैच सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो किस किस एचएस कोड के साथ कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है ये उन्होंने डिफाइन किया था। दो एडवाइजरी थी 4/2021 एंड 6/2021। ये इफेक्ट में आई 15 जनवरी 2021 से। ऑप्शंस देखते हैं, 15 जनवरी 2021, 15 जुलाई 2020, 15 अप्रैल 2021, none of these, so your correct answer is 15th January 2021। Coming to next question number 81, the appeal filed by the importer against the faceless assessment will be taken up by। faceless assessment के अगेंस्ट में अगर कोई अपील फाइल करता है इंपोर्टर, वो कहां जाएगी, कौन उसको एंटरटेन करेगा। ऑप्शंस आर ए कमिश्नर अपील हैविंग ज्यूरिडिक्शन वेयर द बिल ऑफ एंट्री हैज बीन असेस्ड बाय द फेसलेस असेसमेंट ग्रुप। फेसलेस असेसमेंट ग्रुप ने जहां बिल ऑफ एंट्री का असेसमेंट किया है वहां का कमिश्नर अपील करेगा। बी कमिश्नर अपील हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट वेयर द कंसाइनमेंट इज इंपोर्टेड। जहां कंसाइनमेंट इंपोर्ट हुई, पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन का कमिश्नर अपील उसको एंटरटेन करेगा। सी कमिश्नर अपील फेसलेस असेसमेंट इन दिल्ली, फेसलेस असेसमेंट दिल्ली का कमिश्नर अपील उसको एंटरटेन करेगा, या नन ऑफ दीज, कहां आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी अगर फेसलेस असेसमेंट में आपका असेसमेंट हुआ है। तो पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन के इंपोर्टेशन जिस कमिश्नर अपील के ज्यूरिडिक्शन में आता होगा वहां आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी, ये आपके फेसलेस में रूल है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, कमिश्नर अपील
having jurisdiction over the port of import where the consignment is imported is your correct answer. Coming to question number 82, items which are prohibited for imports can be imported by SEZ unit with the prior approval of. देखिए जब आप SEZ के अंदर कोई प्रोहिबिटेड गुड्स मंगवाना चाहते हो तो लेटर ऑफ इंटेंट में ही आपको इनैमोरेट कर देना चाहिए, आपको बता देना चाहिए और बोर्ड ऑफ अप्रूवल उसको अप्रूवल देता है। योर आंसर्स आर ए डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ SEZ, बी बोर्ड ऑफ अप्रूवल, सी एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डी नन ऑफ दीज। देन योर करेक्ट आंसर इज बी बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, destruction of goods by an SEZ unit can be done with permission of authorized officer in presence of specified officer। authorized officer की परमिशन से specified officer की प्रेजेंस में। कोई भी माल अगर डिस्ट्रक्ट किया जाना है SEZ यूनिट में वो कैसे होगा, कौन सा ऑफिसर प्रेजेंट होगा, किस ऑफिसर की परमिशन लेनी होगी, उसके बारे में बात करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है ऑथोराइज्ड ऑफिसर की परमिशन से और स्पेसिफाइड ऑफिसर जब प्रेजेंट हो। बी कहता है परमिशन ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफाइड ऑफिसर, डेवलपमेंट कमिश्नर की परमिशन से स्पेसिफाइड ऑफिसर की प्रेजेंस में होगा। सी कहता है परमिशन ऑफ स्पेसिफाइड ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिसर, स्पेसिफाइड ऑफिसर की परमिशन से ऑथोराइज्ड ऑफिसर की प्रेजेंस में। डी कहता है परमिशन ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर इन प्रेजेंस ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिसर, डेवलपमेंट कमिश्नर की परमिशन से ऑथोराइज्ड ऑफिसर की प्रेजेंस में डिस्ट्रक्शन होगा। योर करेक्ट आंसर इज सी, परमिशन ऑफ स्पेसिफाइड ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिसर। स्पेसिफाइड ऑफिसर जो है उस SEZ का वो परमिट करेगा और ऑथराइज्ड ऑफिसर वहां प्रेजेंट होगा, तब डिस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा और मान लिया जाएगा कि माल डिस्ट्रक्ट हो चुका है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट टाइम लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर इशूइंग स्पीकिंग ऑर्डर इन केस वेयर द इंपोर्टर डज नॉट एक्सेप्ट द रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट अगर एक्सेप्ट नहीं करता है इंपोर्टर, कितने दिनों में स्पीकिंग ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, तो दैट इज 15 days as per section 17 of customs act। options are A 15 days, B 30 days, C 45 days, D 7 days। your correct answer is A 15 days। coming to question number 85, how many copies of the import certificate for the import of narcotics, drugs and psychotropic substances are issued by the issuing authority। import certificate जो नार्कोटिक्स कमिश्नर ग्वालियर इश्यू करते हैं NDPS आइटम्स के लिए, कितनी कॉपीज में इश्यू किया जाता है, तो वो 7 कॉपीज में इश्यू किया जाता है। ऑप्शन ए इज 4 कॉपीज, बी इज 5 कॉपीज, सी इज 6 कॉपीज, डी इज 7 कॉपीज। सो योर करेक्ट आंसर इज 7 कॉपीज, डी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 86, एज पर NDPS रूल्स 1985 the narcotics commissioner shall issue or deny the import certificate for the import of narcotic drugs and psychotropic substances from the receipt of an application completed in all respect within a period of। आपने इंपोर्ट के लिए नार्कोटिक्स कमिश्नर के यहाँ अप्लाई किया, तो आपकी जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, आपको कितने दिनों में नार्कोटिक्स कमिश्नर ग्वालियर बता देंगे। ए है 15 days, बी 21 days, सी 28 days, डी नन ऑफ दीज। ये जो डेज हैं वो 21 days में ही विल डिसाइड वेदर यू विल बी ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्ट और यू विल बी डिनाइड। तो द टाइम लिमिट इज 21 days। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 87, एज पर NDPS रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस ऑर्डर 1993, every importer or exporter of any controlled substance shall preserve the record of daily accounts of activities for a period of। कंट्रोल सब्सटेंसेस की जो डेली अकाउंट्स एक्टिविटीज होंगी, कितने दिनों तक आपको उनका रिकॉर्ड प्रिजर्व करना पड़ेगा,
तो एज पर रूल्स दैट इज 2 years। आपके ऑप्शंस हैं ए 2 years, बी 6 months, सी 18 months, डी नन ऑफ दीज। योर करेक्ट आंसर इज ए 2 years। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 88, as per NDPS regulations of controlled substances order 1993, every registered person under the order shall file a quarterly return of receipt, import, sale, consumption or export of controlled substances with Narcotics Commissioner Gwalior sorry, Narcotics Commissioner Gwalior, Drug Controller of India New Delhi, Zonal Director NCB and none of these। देखिए जो ऑर्डर है वो बात करता है कि आपको, आप अगर किसी भी तरह का एनडीपीएस का कोई भी आइटम इंपोर्ट करते हो, रिसीव करते हो, सेल करते हो, कंज्यूम करते हो, एक्सपोर्ट करते हो कंट्रोल सब्सटेंसेस के बारे में, तो आपको क्वार्टरली रिटर्न एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को फाइल करना पड़ेगा। तो योर करेक्ट आंसर इज सी, जोनल डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को आपको फाइल करना पड़ेगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 89, authorized officer making investigations inquiry in respect of safeguard quantitative restrictions under safeguard measures quantitative restrictions rules 2012 shall not be below the rank of। देखिए जो सेफगार्ड मेजर्स अप्लाई होते हैं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो करता है वो किस लेवल का ऑफिसर करता है? डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑप्शन ए, बी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, सी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डी इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इसमें जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड लेवल का ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है एज पर रूल्स 2012। So your correct answer is B, Additional Director General of Foreign Trade. Coming to question number 90, the safeguard quantitative restrictions imposed under safeguard measures quantitative restrictions rules 2012 is in no case shall not be imposed beyond a period of। आपका कस्टम टैरिफ एक्ट भी ये कहता है कि सेफ गार्ड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 10 सालों तक इम्पोज रह सकते हैं। योर ऑप्शंस आर 5 years, बी 7 years, सी 10 years and D none of these। योर करेक्ट आंसर इज सी 10 years। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 91, which of the following statements are true with regard to first check appraisement of imported goods। फर्स्ट चेक के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, इंपोर्टेड गुड्स में बी एग्जामिन्ड प्रायर टू असेसमेंट। इंपोर्टेड गुड्स का एग्जामिनेशन जो है असेसमेंट के पहले किया जाना चाहिए। देखिए असेसमेंट करने के लिए ही फर्स्ट चेक किया जाता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड, इंपोर्टर में रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स बिफोर असेसिंग द ड्यूटी लायबिलिटी कस्टम असेसिंग ऑफिसर, या इंपोर्टर भी फर्स्ट चेक मांग सकता है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड देखिए, डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर फील्स द गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड बिफोर, तो डिप्टी या असिस्टेंट कमिश्नर भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि इससे पहले कि असेसमेंट किया जाए फर्स्ट चेक करवा लेते हैं, एग्जामिनेशन करवा लेते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शंस देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ओनली ट्रू, थर्ड भी ट्रू है इसलिए ये सही नहीं है आपका आंसर। बी स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर ओनली ट्रू, सेकंड और थर्ड ट्रू है, ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ट्रू है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर ओनली ट्रू एंड डी स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। योर करेक्ट आंसर इज डी, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू। Coming to question number 92, which of the following is not true in respect of facilities granted to importers exporters having AEO Tier 2 certificate। Tier 2 सर्टिफिकेट के बारे में कौन सी फैसिलिटी ट्रू नहीं है? जो
AEO टायर 2 को दी गई है। ए देखिए, सेल्फ सीलिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट द रिक्वायरमेंट टू सीक केस टू केस बेस्ड परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज, ये उनको फैसिलिटी दी हुई है। विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू रेगुलर ट्रांजैक्शनल PCA ऑडिट एंड ऑन साइट PC ऑडिट विल बी कंडक्टेड वंस इन 3 years। उनका जो PCA होगा वो 3 years में एक बार होगा, तो ये भी ट्रू है। फैसिलिटी टू पेस्ट MRP स्टिकर्स इन देयर प्रेमाइसेस में बी गिवन, फैसिलिटी जो है MRP स्टिकर पेस्ट करने की उनकी प्रेमाइसेस में जाके भी हो सकती है, ये भी उनको फैसिलिटी दी हुई है। एंड नन ऑफ दीज, सो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सभी सही है, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 93, अंडर आर्म्स रूल 2016, license for temporary import of arms and ammunition specified in category 3rd of schedule 1st to international sports person for participation in shooting events in India may be granted। आर्म्स रूल में कोई टेम्परेरी इंपोर्ट के लिए परमिशन अगर मांगता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सनालिटी है और कोई शूटिंग इवेंट में उसको पार्टिसिपेशन करना है, कितने दिन पहले तक उसको परमिशन ग्रांट हो जाएगी। ए इज 1 month प्रायर टू द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द स्पोर्ट पर्सन इन इंडिया, 1 महीने पहले, बी 2 months प्रायर, एंड सी 3 months प्रायर, एंड डी 6 months प्रायर। उसके आने के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या 6 महीने पहले। तो करेक्ट आंसर इज ए 1 month प्रायर टू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द स्पोर्ट पर्सन इन इंडिया, 1 महीने पहले तक की परमिशन उसको मिल जाएगी। 94 देखिए, अंडर आर्म्स रूल 2016, लाइसेंस फॉर टेम्पररी इंपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन स्पेसिफाइड इन कैटेगरी 3rd ऑफ शेड्यूल 1 टू ए गिवन to a foreign visitor to display such arms and ammunition at a trade show in India may be granted। अगर किसी व्यक्ति को ट्रेड शो में अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन डिस्प्ले के लिए लाना है तो उसके लिए 6 महीने पहले तक परमिशन ले सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 month प्रायर टू द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द स्पोर्ट पर्सन इन इंडिया, 2 months प्रायर टू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द स्पोर्ट पर्सन इन इंडिया, एंड 3 months and 6 months। Your correct answer is D, 6 months prior to the expected date of arrival of the sports person in India। Your correct answer is D। Coming to next question number 95, B17 bond executed by the export oriented units। देखिए EOUs जो हैं वो एक B17 जनरल पर्पज बॉन्ड देती हैं। इज टेकन फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू, कितने अमाउंट का B17 बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा EOU यूनिट को। ऑप्शंस आर 25% ऑफ द ड्यूटी फॉरगोन ऑन द ट्रांजैक्शन ऑन द सैंक्शनड रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स प्लस ड्यूटी फॉरगोन ऑन रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 3 months। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। Second is 15% of duty foregone on the sanctions requirement of capital goods plus duty foregone on raw material required for 3 months. Third is 25% and 6 months, and D is 15% and 3 months। Your correct answer is 25% plus 3 months। देखिए क्या होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को जो बॉन्ड फर्निश करना होता है वो आपकी जितनी ड्यूटी उसने कैपिटल गुड्स पे बचाई है उसका 25% प्लस जितनी ड्यूटी वो अगले 3 महीने में रॉ मटेरियल पे बचाएगा उसका 25%, दोनों को जोड़ दो और उनका 25% निकाल दो और उतने अमाउंट का आपको B17 बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा। योर करेक्ट आंसर इज A, 95 का करेक्ट आंसर A। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 96, which of the following is true in respect of exemption from furnishing of bank guarantee by export oriented units EOU।
इनके संबंध में, ईओयूज के संबंध में क्या ट्रू है? बैंक गारंटी इनको नहीं देनी होती है, उसके लिए क्या ट्रू है? यूनिट्स विच हैव अचीव्ड positive NFE are in existence for last 3 years and have not been issued any show cause notices on grounds other than procedural violations or confirmed demand during the preceding 3 years. देखिए, ये इसकी सारी कंडीशन सही है, बस इसमें 5 करोड़ का टर्नओवर वाली बात नहीं आई है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। किन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को बैंक गारंटी देने से छूट मिल जाती है, एग्जम्पशन मिल जाता है? तो ये ऊपर जो जितनी कंडीशन है उसमें 5 करोड़ अगर टर्नओवर और होता तो ये सही होता। बी देखिए, यूनिट्स विच हैव अचीव्ड पॉजिटिव एनएफई are in existence for the last 3 years having a turnover of 5 crore and have not been issued an issue cause notice on grounds other than procedural violations or confirmed demand during the preceding 3 years. तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। यूनिट्स विच हैव अचीव्ड पॉजिटिव एनएफई, ये सी ऑप्शन है। ये गलत आपका, सॉरी गलत आ गया है, इसमें ABCD लिखा हुआ, ये आपका सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। यूनिट्स विच हैव अचीव्ड पॉजिटिव एनएफई आर इन एग्जिस्टेंस for the last 3 years having a turnover of rupees 2 crore and have not been issued an issue cause notice on grounds other than procedural violation or confirmed demand during the preceding 3 years. इसमें 2 करोड़ कर दिया है, इसलिए ये गलत है। डी देखिए, यूनिट्स which have achieved positive NFE are in existence for the last 3 years having a turnover of rupees 3 crore, इसमें 3 करोड़ आ गया, ये भी गलत है। So your correct answer is B. 5 crore with no SCN, no inquiry against unit and have achieved positive NFE, then they will be grant exemption from furnishing of bank guarantee. Coming to question number 97. Which of the following is true with respect to depreciation allowed for capital goods other than computer peripherals to an export oriented units? कितना डेप्रेसिएशन घिसावट अलाउ होगी 100% ईओयू को कंप्यूटर्स के अलावा? एक कहता है फर्स्ट ईयर एवरी क्वार्टर 5%, सेकंड every year 4%, third year every quarter 3%, fourth and fifth year every quarter 2% and thereafter every quarter 1.5%. जो रूल है वो है फर्स्ट ईयर में 4% हर क्वार्टर के लिए, सेकंड ईयर में 3% हर क्वार्टर के लिए, थर्ड ईयर में 3% हर क्वार्टर के लिए, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 2.5% एंड उसके बाद 2% फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। अब सेकंड जो ऑप्शन है वो एज इट इज यही है। फर्स्ट ईयर एवरी क्वार्टर 4%, सेकंड ईयर एवरी क्वार्टर 3%, थर्ड ईयर एवरी क्वार्टर 3%, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर एवरी क्वार्टर 2.5% एंड देयर आफ्टर एवरी क्वार्टर 2%। तो ये डेप्रिसिएशन की स्टैंडर्ड रेट्स हैं कस्टम्स की, अप्लाई होंगी ईओयूज के लिए। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर एंड सी देख लेते हैं 5%, 3%, 2.5% एंड 2%। 2% नहीं होना चाहिए, या 2.5% होना चाहिए, गलत है। फर्स्ट ईयर 4%, 3%, 2.5%, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर 2%, ये भी गलत है। तो योर करेक्ट आंसर इज बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 98. Which case is not to be taken by SBB for investigation in case of related party import? SBB में कौन सा केस नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए जब रिलेटेड पार्टी हो? Where value of imported goods is less than rupees 1 lakh, where value of imported goods is less than rupees 2 lakh, where value of the imported goods is less than rupees 5 lakh, where value of the imported goods is less than rupees 10 lakh. एसबीबी में एसबीबी से जो एग्जाम्पशन है
जो उसके एक्सेप्शंस हैं उनकी लिस्ट में ये कंडीशन आती है कि हर पर्टिकुलर शिपमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा की ना हो और ज्यादा से ज्यादा 25 शिपमेंट्स इन ए ईयर की हों, तो उन रिलेटेड पार्टीज को भी एसबीबी ऑर्डर, एसबीबी का आईआर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो योर करेक्ट आंसर इज वेयर द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज लेस देन ₹1 lakh। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 99, which of the following statement is not true in terms of facilities extended to AEO Tier 1 as per authorized economic operator scheme? इनमें से कौन सी फैसिलिटी AEO T1 को नहीं मिलती है? AEO Tier 1 के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सेपरेट स्पेस ईयरमार्क्ड इन कस्टम्स प्रोमाइसेस, ये टोटली EOU प्रोग्राम के लिए ये फैसिलिटी है। अगर स्पेस अवेलेबल है तो कस्टोडियन अलग से AEO का माल रखेगा। ये फैसिलिटी सभी के लिए है, AEO Tier 1, Tier 2, Tier 3, तो ये तो है, ये सही है। बी, इन्वेस्टिगेशंस टू बी कंप्लीटेड विद इन 6 to 9 months, तो ये भी सही है। इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी AEO Tier 1 की 6 to 9 months कंप्लीट हो जानी चाहिए। सी देखिए, डिसबर्सल ऑफ ड्रॉबैक इन 72 आवर्स ऑफ फाइलिंग ऑफ EGM, ये जो डिसबर्सल ऑफ ड्रॉबैक इन 72 आवर्स की जो फैसिलिटी है वो AEO Tier 2 के लिए फैसिलिटी है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। एंड डी, नन ऑफ दिस। योर करेक्ट आंसर इज सी, डिसबर्सल ऑफ ड्रॉबैक इन 72 आवर्स ऑफ फाइलिंग ऑफ EGM, because this facility is given to AEO Tier 2. Coming to question number 100, the frequency of review of AEO Tier 2 status to ensure continued adherence to the conditions and standards of grant of certificate of AEO status by the applicant will be, देखिए रिव्यू की बात करता है तो वैलिडिटी जब एक्सपायर होती है तब रिव्यू होता है। AEO Tier 1 की वैलिडिटी अब कंटिन्यू हो गई है, मतलब अब आपको बार बार उसको रिव्यू में जाके उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करवाने की जरूरत नहीं है। बट Tier 2 के लिए 3 इयर्स अभी भी कंटिन्यू है, तो 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, नन ऑफ दीज। योर करेक्ट आंसर इज बी, 3 इयर्स। So these were 50 questions of your question paper of 2021 exam. Hope you will like this and you will subscribe this channel for further informations on CBLR exam. Thank you very much. Have a good day.